अस्सलामुअलैकुम। पहचान पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर। हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में उन शख्सियात से करवाते हैं जो अपनी महारत, अपने फ़न को बरूए कार ला कर जब भी कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं तो मुल्क अज़ीज़ के रोशन बाप में इजाफ़ा हो जाता है। ऐसी ही एक और शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ एक तरफ तो शायरी के साथ भी है और इनका ताल्लुक़ डॉक्टरी के साथ भी है। इनका ताल्लुक़ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता है और गुज़िश्ता 18 साल से अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर हैं, माहिर अमराज़ नफ्सियात हैं, जहनी अमराज में PhD कर चुके हैं और जहनी अमराज के शिकार लोगों का इलाज करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैमिली काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और मैरिटल काउंसलिंग सब शोबों में महारत रखते हैं। 12 सालों से CBT प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग इन पर एतमाद भी करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, जो इस प्रोग्राम की आज शख्सियत ज़ीनत बनने जा रही हैं, इनका नाम है डॉक्टर अबरार उमर साहब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ और बहुत ममनून आपका कि आप रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। ये जानना चाहूँगा कि आपकी शख्सियत इतनी ज़्यादा फैली हुई है, मुख्तलिफ़ आप शोबों के साथ मुंसलिक हैं, डॉक्टरी है, शायरी है, आप मेज़बानी भी करते रहे हैं, ये सब कुछ यकजा कैसे हो गया एक शख्सियत के अंदर? हर चीज़ की एक वजह है पीछे, लेकिन ये है कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ, ऐसी फैमिली में जहाँ मल्टी डायमेंशनल लोग थे। सब के असरात मेरे ऊपर मुरतब हुए, मेरी बहनों के, भाइयाँ मेरे, वालिद के। और फिर ये है कि मैं बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ है मेरा, बचपन जो है मेरा गुज़रा, तो एक बड़ी मिक्स हमारी कल्चर थी और उसमें डायमेंशंस इतनी थी, तो फिर ये सारी चीज़ें ग्रूम होती रहीं। तो फाइनली आई थिंक आई वाज मच प्रोडक्टिव और इसी चीज़ ने मुझे मल्टी डायमेंशनल बनाया। और ये जितनी डायमेंशंस का आपने ज़िक्र किया, मेरा ख़्याल यही वजह है कि पीछे जो मेरी कंपोजिशन है और जो मेरी एनवायरनमेंट थी वो बड़ी फेवरेबल थी इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ख़ास बात यह है कि आप माहिर अमराज़ नफ्सियात भी हैं, कि आपका ताल्लुक़ इंसानों के रवैयों और उनकी ज़िंदगी में जो मदोजज़र है, जो तब्दीलियाँ हैं, उसका आप अहाता करते हैं, उनको समझते हैं। कभी ऐसे हुआ हो कि किसी की स्टोरी सुनने के बाद, किसी को समझने के बाद आप ख़ुद उस कैफियत का शिकार हो गए हों या उस मर्ज़ से आप ख़ुद गुज़रने लगे हों? क्योंकि कितने ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। हाँ जी, ये मेरा ख़्याल है कामयाब जो साइकोथेरेपिस्ट है उसका रोल यही है कि वो चीज़ों को अपने ऊपर सवार ना करे। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर होता है, आप भी इंसान हैं, आप लोगों के गमों, परेशानी और जो उनके हालात होते हैं उससे मुतासिर तो ज़रूर होते हैं, आपकी शख्सियत पे उसका असर भी होता है, लेकिन इससे आप कंसिडरेट होते हैं, आप कंसर्न्ड होते हैं, आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। और फिर क्योंकि मैं लिटरेचर का आदमी हूँ तो मैं अपना इजहार लिटरेचर में करके उसको न्यूट्रलाइज़ भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का इजहार कर लेते हैं तो आप एक्सप्रेशन जो है वो आपको काम डाउन भी करता है। आपने गम देखा, परेशानी देखी, यू हैव ट्रांसलेटेड इनटू पोइट्री, तो दैट इज़ स्टिल अनदर प्रोडक्टिव जॉब। तो वो उस तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर उसका मेंटल सिकनेस की तरफ आप नहीं जाते, बल्कि रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं और आप उसे लर्न करते हैं और लर्निंग को आप फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं शायरी में। तो मेरे यहाँ तो ये प्रोसेस बड़ा ही इंटरकनेक्टेड है और इसका मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, ये शोबा बड़ा दिलचस्प है। ये बताएं कि पाकिस्तान भर में इसकी शरह क्या है और दुनिया भर में आप कहाँ देखते हैं जहनी अमराज की जो रेटिंग है, जो शरह है, उसकी क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में तो जी जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें आप देख लें कि कहा जा रहा है कि एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन जो है ही इज़ हैविंग डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इस तरह का कोई डिसऑर्डर उसके अंदर है और वो न्यूरोटिक है। और अगर आप दुनिया में देखते हैं तो हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स खुदकुशी कर रहा है। दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं, डिज़ास्टर हो रहे हैं, खा वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं। मैन मेड मीन्स वॉर्स, नेचुरल मीन्स कि आप ज़लज़ले, तूफ़ान और सैलाब, इनसे जितनी अमवात हो रही हैं उन अमवात के मुकाबले में सिर्फ खुदकुशी करने वाले दुनिया में जो लोग हैं, जो हर 40 सेकंड में एक बंदा कर रहा है, जो WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे मरने वाले लोग इन जंगों से, इन सैलाब से, जलजलों से और नेचुरल डिज़ास्टर से तादाद में ज़्यादा हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इसको एड्रेस हम नहीं कर रहे,
इंटरनेशनली वी आर टॉकिंग अबाउट पीस एंड टेररिज्म और सो मैनी थिंग्स, लेकिन कभी मेंटल हेल्थ पे किसी ने बात की? ये अब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हर 40 सेकंड बाद एक बंदा खुदकुशी कर रहा है। ये खुदकुशी की बात हो रही है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि लोगों को एलिमेंट्स कितनी है मेंटल और कितने परेशान हैं। लेकिन 45 से 50 करोड़ लोग जो हैं, यानी 45 से 50 करोड़, वो दुनिया के जहनी उसका शिकार हैं, अमराज का शिकार हैं। पाकिस्तान में ये शरह बढ़ती जा रही है, पिछले 10 सालों में खुदकुशी की शरह बढ़ रही है। मैरिटल ब्रेकअप्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो आपकी कंट्री की पीस की सूरत हाल है, वो ये सारी चीज़ें इनका अमल दखल है। और पाकिस्तान में हर 3 से 6 तक जो हमारी रिसर्चेज हुई हैं, बंदा एंग्जाइटी डिप्रेशन में है, बच्चों में इसके बहुत सारे मसाइल हैं, तो इट्स डिज़ास्ट्रस। राइट, अगर आप इसकी तरफ देखें, इसको एनालाइज करें, स्टैटिस्टिकल फिगर्स अगर देखें आप, तो ज़हनी अमराज या मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारा मुआशरा कहाँ पर खड़ा है और इनका इलाज आपकी नज़र में कैसे और क्या मुमकिन हो सकता है? देखिए जी, हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम के अंदर पहले नंबर पे तो ये है कि पूरी दुनिया में WHO ने कहा है कि जो आपका GDP है उसका 5% आपको हेल्थ पे खर्च करना है। हम खर्चते हैं 1% से भी कम, यानी कभी हमारा 0.45 होता है, कभी 0.6, कभी 0.8, 0.967 तक रहे हैं। गोया कि हमारे GDP में 5% तो हम खर्चते ही नहीं, और जो खर्चते हैं वो कितना है, 1% से कम खर्च है। और उस 1% से कम जो है उसका जो 2% है वो मेंटल हेल्थ पे खर्च होता है। राइट, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ तकरीबन 450 मेंटल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर्स हैं और 8-10 हॉस्पिटल्स हैं, और मैन पावर भी नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, अगर हैं तो उनकी प्रैक्टिस सिर्फ मेडिसिन्स देने पे है, कोई इटियोलॉजी पे नहीं जाता, कोई नहीं देखता कि कॉज क्या है, कॉज वहीं रहती है, लोगों के मसाइल हैं, उन मसाइल के साथ उनको कोप करना सिखाना है हमने, ना कि हमने उन्हें मेडिसिन सिर्फ देनी है। सो लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से एडिक्ट हो जाते हैं और उससे ही सोते हैं। सो दवाइयों पे चल रही है हमारी कौम, और दवाइयों से इन्हें निकालना है, उसके लिए हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और उसका जो कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ सिस्टम वाला, उसको ऑर्गेनाइज करना है, जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं है। जो तरीका इलाज आपका है वो CBT है। CBT बजाते ख़ुद क्या है, इसका मुख्तसरन तारुफ चाहूँगा। CBT जी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और मैं ये समझता हूँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे थ्योरी ये है कि इंसान जितने भी हैं, आप देखिए कि वो सब एक ही सिचुएशन को डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। एक ही दुनिया में रहने वाले लोगों में से हर 40 सेकंड बाद एक बंदा खुदकुशी तो कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे? क्या जो नहीं कर रहे वो उन मसाइल का शिकार नहीं है? इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग डिफरेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्सन हु कमिट्स सुसाइड, या जो डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, या पैनिक डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं। इसके पीछे उनकी जो कंपोजिशन है, पर्सनालिटी है। सो पर्सनालिटी कैसे बनती है? बचपन में बनती है। पर्सनालिटी में आपके अज्यूम्पशंस होते हैं कि आपने क्या अज्यूम किया है, आपने सीखा क्या है, फिर आपके कोर बिलीव्स होते हैं। यही वजह है कि मैं और आप एक ही सिचुएशन को डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। एक सिचुएशन है वो सैड है या हैप्पी सिचुएशन है, आप किसी और तरीके से उसे रिएक्ट करेंगे और मैं किसी और तरीके से। उसकी वजह यह है कि हमारे जहन में आने वाले थॉट्स डिफरेंट हैं। थॉट्स इसलिए डिफरेंट हैं कि हमारे एज्यूम्पशंस डिफरेंट हैं, हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुई है, और हमारे बिलीव्स डिफरेंट हैं। सो ये एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, जिसके अंदर जाके हम एनालाइज करते हैं कि वो कौन से रॉन्ग और थॉट्स की एरर है जो एक शख्स को, जब वो एक सिचुएशन से हम आहंग होता है या सिचुएशन के सामने होता है, तो उसके अंदर वो कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे वो थिंक करता है। ये उसने सोचा, सोचने के बाद वो फील करता है। फील क्या करता है? डिप्रेस हो जाता है, एंक्शियस हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, गुस्सा आता है उसको। और जब वो ये फील करता है तो फिर उसका कोई बिहेवियर आता है, किसी को मार सकता है, चोरी कर सकता है, शराब पी सकता है, लड़ाई कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, दीज 3 एंटिटीज़ आर इंटर रिलेटेड। ये एक्शन और फीलिंग भी आपस में रिलेटेड है, फीलिंग और थिंकिंग भी रिलेटेड है। अच्छा, ये जो हम इस विशियस सर्कल को CBT में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, हम इस विशियस सर्कल के अंदर घुस के इसको ब्रेक करते हैं, बंदे की फीलिंग को चेंज करते हैं थ्रू चेंजिंग हिज थॉट्स। और हम कहते हैं कि ये थॉट्स को फलां थॉट से रिप्लेस कर लो, ये तुम्हारे एरीनियस एंटिटी है, ये तुम्हारे थॉट्स की एरर है, इस एरर थॉट्स को
नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, उसकी सोशलाइजेशन बढ़ाते हैं और इस विशियस सर्कल को कि बुरा सोचेंगे, बुरा महसूस करेंगे और बुरा करेंगे तोड़ देते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो वो प्रोडक्टिव महसूस करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आती है ओवर 12 सेशंस। तो ये लंबी थेरेपी है जिसके अंदर इस थेरेपी में पेशेंट को और जो क्लाइंट है, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट, हम पेशेंट नहीं कहते, उसका और डॉक्टर का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। दोनों बहुत कोऑपरेट करते हैं और फिर नतीजतन वो शख्स, उसमें से खातून है, मर्द है, उसके पीछे रीज़न्स कोई भी हैं, मैरिटल ब्रेकअप है, लव अफेयर्स के लोगों के ब्रेकअप हैं, किसी के करीबी अजीज़ की डेथ हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब सो मैनी रीज़न्स जो कि पीछे होती हैं, आपके फैमिली की इनकम लेवल का मसला है। हम लोगों को उनकी इनकम ठीक नहीं करते, हम किसी का लॉस ठीक नहीं करते। किसी बंदे को डिसेबल हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, मैलिग्नेंसी में, तो हम एड्स है उसको, तो हम एड्स फ्री तो नहीं उसे करेंगे। हम उसको कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं, हाउ टू लिव विद द सिचुएशन, हाउ टू काउंटर विद द प्रॉब्लम्स। ये इश्यूज हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं इस तरह कि यू स्टार्ट लिविंग विद इट। उसके लिए हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस में से गुजरते हैं कि देखें लोग भी तो रह रहे हैं, आप भी रह सकते हैं, और उसको जीना सिखाते हैं उन मसाइल के साथ। और जहाँ पे वो गलत सोचता है वहाँ पे एविडेंस मांगते हैं उससे, और जब वो एविडेंस नहीं दे पाता अपने गलत सोचने का, तो वहाँ पे हम इसको एविडेंस बेस्ड थेरेपी कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये जितने भी ज़हनी अमराज हैं, इसके सलूशन, इसके हल के लिए कौन से तरीके राइज हैं, और क्या ये जो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं क्या वो इत्मीनान बख्श भी हैं? गुड, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट यानी कि फार्माकोथेरेपी, यानी कि कीमोथेरेपी, यानी कि ड्रग्स दे के इलाज करना, वो आम है। ठीक। डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है, वो अपनी पूरी बात उससे करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसकी पूरी बात नहीं सुनना चाहता। साइकेट्रिस्ट वो उसको दवाई लिख के दे देता है, ठीक हो गई। दवाई जाके केमिकली उसके न्यूरोट्रांसमीटर पे, उसके सेरोटोनिन जो भी इसका मैकेनिज्म है उस पर असरअंदाज होती है, लेकिन वो दवाई ही होती है। वो दवाई का असर ख़त्म होता है तो पेशेंट दोबारा उसी फेज़ में चला जाता है, वो फिर जाता है डॉक्टर के पास, वो दवाई देता है। काउंसलिंग नहीं है। साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसके स्टूडेंट्स और उनके लोग, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनको ग्रूम नहीं किया जाता, इंटीग्रेशन नहीं है साइकोथेरेपी में और कीमोथेरेपी में या फार्माकोथेरेपी में। ये जो इंटीग्रेशन है, जब तक ये नहीं होती, पाकिस्तान में लोग ड्रग एडिक्ट बनते जाएंगे। ड्रग एडिक्ट होना बजाते खुद एक मेंटल एलिमेंट है। सो हम बहुत बुरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हम बात बता भी रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने साइकेट्रिस्ट हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी जो इलाज है वो इलाज इटियोलॉजी बेस्ड नहीं है। देखिए ना, किसी शख्स का मामला ये है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका कोई बहुत बड़ा लॉस है जो कि सोशल हुआ है, और आप गए हैं, तो सोशल लॉस को क्या वो टैबलेट कंपनसेट करेगी? नहीं करेगी। आपके तो थेरेप्यूटिक सेशंस होने चाहिए। वो सेशंस होने चाहिए, वो खास CBT है, साइको एनालिसिस है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोटिज्म है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। लेकिन CBT क्योंकि कॉग्निटिव और बिहेवियर एलिमेंट अपने अंदर लेके एक जॉइंट एफर्ट है जो कि ओवर द ईयर्स डेवलप हुई है। सो इट इज़ वेरी सक्सेसफुल इन डिप्रेशन, इन एंग्जाइटी, इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इन चाइल्ड अब्यूज़, इन सब्सटेंस अब्यूज़ एंड सो मैनी पैनिक डिसऑर्डर्स। इन सब में CBT बहुत इफ़ेक्टिव है और इसके ऊपर रिसर्चेस मज़ीद हो रही हैं। लेकिन मैं फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ सिस्टम में साइकेट्रिस्ट का रोल को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, इनकी इंटीग्रेशन ज़रूरी है जो कि नहीं है। अपनी अपनी मोनोपोली है, साइकेट्रिस्ट नहीं चाहते कि साइकोलॉजिस्ट मैदान में आ जाएं और साइकोलॉजिस्ट कहीं अलग बैठा प्रैक्टिस कर रहा होता है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से जहां मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ मेडिसिन, जहाँ किसी शख्स का एक सॉलिड इशू है जो वो बयान करना चाहता है डॉक्टर के साथ, शेयर करना चाहता है, उसके लिए थेरेपी की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की, नॉट फार्माकोथेरेपी। या इन जॉइंट या इन कोलैबोरेशन विद आप कीमोथेरेपी वो काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सीधे सीधे उसके साथ दवाई ही दे रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज दे रहे हैं। दीज आर द इश्यूज जिनको हमें सॉल्व करना है और ये बेसिक इंटीग्रेशन हेल्थ सिस्टम में, मेंटल हेल्थ सिस्टम में लेके आनी है। मौजूदा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बुनियादी कौन सी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है?
स्पेशली मेंटल हेल्थ को सही रास्ते पर लाने के लिए या सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर सकें? पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो हेल्थ पे बजट होना चाहिए जीडीपी का, वो मिनिमम 5% है, और अमेरिका इंग्लैंड में ये 9% 8% होता है। ठीक है, हमें जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, ज़्यादा बीमार कौम है, एज ए नेशन हम बीमार हैं। ये जो रिसर्चेज हैं वो साबित कर रही हैं, एज ए नेशन जनरल पब्लिक बीमार है। फिर ये भी कहा जा रहा है, मैं आज ही आर्टिकल सुबह पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रोग्राम में जाना है तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था हुक्मरान तबका जो है वो भी बीमार है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो लोग ग्रैंडियोसिटी का शिकार हैं, तो वो इनके अंदर भी यही बात है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर सामने नज़र नहीं आते। अच्छा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वाले लोग अपनी जो शख्सियत है उसके ज़रिए फ़ैसला करते हैं। और आप खुद सोचें कि अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला बंदा किसी की पोस्ट पे होगा तो उसके फ़ैसलों के अंदर भी वो डिसऑर्डर होगा और वो फ़ैसले पूरी कौम पे नाफज हो रहे होंगे। इसका मतलब एज ए नेशन वी आर सिक एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। और वो जो बजट कम हो रहा है, पहले तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए, फिर उसका 2% जो है आप मेंटल हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। तो बात यही है कि साइकेट्री मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस, टीवी ड्रामास, कमर्शियल्स, प्रोग्राम्स, मैसेजेस, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, और इसके साथ साथ जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग, और वो जो बात बार बार मैं कह रहा हूँ, इनका कोलैबोरेशन साइकेट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का जो लैक करता है पाकिस्तान में, जिसके अंदर अपनी अपनी इजारादारी है, उसको ख़त्म किया जाए। ज़्यादा इजारादारी साइकेट्रिस्ट की है, और साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ के बाहर निकलते हैं उनको कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया जाता और वो मतलब ज़ाया हो रहे हैं। उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है ताकि छोटे लेवल पर मसला हल हो जाए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो ये कहती है कि आपके पास मसला आया नहीं और आपने इसको डिस्कस किया नहीं साइकोलॉजिस्ट के साथ, फौरी जाएं। लेकिन हमारे यहाँ एक और नेशनल बिहेवियर का अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी, अपने सारोज किसी के साथ शेयर ना करो। ये तो आप शेयर कर दिया तो आप तो आधे रह गए, आप तो तबाह हो गए। कोई शख्स अपना मसला को एक्नॉलेज ही नहीं करता, वो उसको बयान करने से कासिर है, किसी पे एतमाद नहीं है। तो ये जो फ़िज़ा है ये उस शख्स को अपनी इंडिविजुअल सतह पे इंतहाई बुरे कॉन्सिक्वेंसेस पे ले जाती है, वो खुदकुशी करता है। दूसरी बात है, ज़रूरी तो नहीं सारे लोग मर जाएं। जो लोग आधे मरे हुए हैं, जो चलती फिरती लाशें हैं, उनको देखिए ना, जो काम नहीं कर सकते। डिप्रेशन तो लोगों से उनकी एक्टिविटी छीन लेता है और वो प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो अगर आधी कौम के आधे अफराद प्रोडक्टिव होंगे और आधे प्रोडक्टिव नहीं होंगे एक कौम के, तो आप देखें नेट रिज़ल्ट हमारा क्या होगा। ये जानना चाहूँगा कि आपके पास कंसल्टेशन जो है, बहुत सारे मरीज़ आते हैं के पास, जी, तो सेहतयाबी की शरह क्या है? देखें जी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कोलैबोरेशन ऑफ द क्लाइंट, पेशेंट एंड द डॉक्टर हु इज़ ट्रीटिंग, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हुएवर, वो जो भी है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। तो इसमें जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके फैमिली रिलेशंस में पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा है। मसलन कोई पेशेंट क्लाइंट आया है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसके माँ बहन भाई, और ख़ास तौर पे ये जो एज है ना 25 और से लेकर 39, ये एज वल्नरेबल ग्रुप है, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो ये लोग ज़्यादा, सुसाइडल टेंडेंसी भी इनके यहाँ है, डिप्रेशन भी इधर ज़्यादा है, क्योंकि ये फील करते हैं ज़्यादा, इनके यहाँ फेलियर ज़्यादा है, नाकामी ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देखें, ख़बरें सुने आप अपनी, तो दाएं बाएं जो कुछ भी है इनके अंदर है। बच्चों के अंदर भी मसाइल हैं, लेकिन ये बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो इस एज में जाके डिस्ट्रक्टिव माइंडेड होते हैं और गलत फ़ैसले करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए कि वो डिप्रेशन उनका ग्रूम हो जाता है। और कॉजेज़ जो कि मैंने आपको बताया, कोर बिलीफ्स उनके बन चुके होते हैं और उनके प्रिजम्पशंस बन चुके होते हैं और वो असरअंदाज होते हैं। तो ये यहाँ पे आके ये सामने आते हैं। जो आपने बात की कि कितना है, इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा है। जहाँ पे आपने मेडिसिन पे नहीं उनको लगाया हुआ, वो एडिक्ट नहीं है, और एज सुन एज दे कम टू साइकोलॉजिस्ट, एज सुन एज दे आर एड्रेस्ड, वो दे शो गुड रिजल्ट्स। अगर लेट हो जाता है, डिले जितना होता है, रिजल्ट्स कम होते हैं। लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे के गार्डियन या नौजवान के गार्डियन या बूढ़े के गार्डियन जो उसके साथ हैं वो कोऑपरेटिव हों, खुद पेशेंट और क्लाइंट कोऑपरेटिव हो और साइकोलॉजिस्ट उसके साथ हो, सेशंस वो पूरे करे, तो रिलैप्स के कम चांसेस होते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। एंड CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिप्रेशन एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है, अप्रूव्ड है। इसकी शरह के बारे में बात करनी क्या है, इस पर रिसर्च हो चुकी है कि दे आर सक्सेसफुल मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट्स। पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आपका पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें प्रोग्राम के इख्तिताम? मैसेज यही है जी कि एक दूसरे के साथ उसकी परेशानी शेयर करें, परेशानियों को अपने पास ना रखें,
आपके जो इमीडिएट साथी हैं उन पर एतमाद करें। एतमाद की फ़िज़ा जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, एक शख्स दूसरे पर एतमाद करेगा, अपनी बात बताएगा, तो फिर ये नहीं होगा कि वो तो मुझे बताता नहीं तो मैं बता रहा हूँ। और उसी लेवल पे जब प्रॉब्लम निप द इविल इन द बड, ठीक है, जब ये बुराई परेशानी की, मैं इसको बुराई कहूँगा, जब ये इविल आपके जहन में आने लगे तो उसी वक्त इसकी रेक्टिफिकेशन करें, अपने दोस्त को बताएं। अब उसको नहीं बताना चाहते तो आपके यहाँ जो करीबी साइकोलॉजिस्ट है उसके साथ शेयर करें, और इसी तरीके से आप किसी फर्दर बड़ी डिज़ास्टरस सिचुएशन से बच सकते हैं। मायूस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली यू हैव टू लिव विद द कंडीशंस। यही बात हम कोपिंग सिखाते हैं, कोप विद द कंडीशंस। जहाँ रह रहे हैं, जो मसाइल हैं, उनके साथ रहना सीखिए, जीना सीखिए हर हालत में, क्योंकि जीना हमारे लिए अमानत है, ये ज़िंदगी, और इस अमानत में हम ख़यानत नहीं कर सकते। हमने अल्लाह को जवाबदेह होना है, हमें जीना है, वी हैव टू लिव। बहुत ममनून आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए रेडियो पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे भी खुशी हुई कि मैंने अपने मज़मून को सम अप किया और आपने मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में डॉक्टर अबरार उमर साहब। इनके साथ की जाने वाली गुफ्तगू आपने सुनी। बेशक अंधेरे की भयानक किस्म मनफी सोच होती है जो उम्मीद के हर चिराग को गुल कर देती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और एक नए मौजू के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद जाबिर को रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।